आर्सेनल 4 एस्टन विला 1। मैच चालू होने से पहले ही बोल दिया था भाई कि एस्टन विला नहीं सस्टेन कर पाएगी आर्सेनल का प्रेशर। और इसके पीछे कोई वेird रीज़न नहीं था। हर आदमी पता नहीं क्यों कह रहा था कि एस्टन विला टाइटल कंटेंडर्स है, लेकिन मैं पहले से बोल रहा था भाई, अगर आप उनका रन ऑफ रिजल्ट्स भी देखिए, ऐसा नहीं है कि दे आर ब्लोइंग टीम्स आउट ऑफ वाटर। लास्ट में जाके गोल स्कोर करना, हमेशा पहले ट्रेल करना और फिर चेंजेस करते थे यूनाई एमरी, फिर वो वापस आते थे। इट्स नॉट अ हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट टीम, इट्स नॉट अ साइन ऑफ अ चैंपियन टीम। काफ़ी बार क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो आप हारती हुई पोजीशन से भी मैच जीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइटल कंटेंडर है। हमने बॉर्नमथ के साथ देखा, जब सीजन चालू हुआ था तो देवर इन ब्रिलियंट फॉर्म। सब बोल रहे थे भाई टॉप 3 टॉप 4 में चल रहे हैं वो, ऑलमोस्ट 7-8 मैचों तक ऐसा चला। बट अब देखिए 15वें नंबर पे। आई थिंक सेम चीज़ एस्टन विला के साथ होने वाली थी। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि जो लोग अपना एक्सपर्ट्स बनते हैं भाई, वो आप लोग मैच देख के कुछ बताते हो कि बस, मतलब आप लोग मैचेस एक्चुअली देखते हो कि बस स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट्स देख के अपना प्रेडिक्शन देते हो? क्योंकि जिसने भी एस्टन विला को खेलते हुए देखेगा वो नहीं बोल सकता कि भाई ये टीम ऐसी है जो टाइटल कंटेंडर है। और आज आर्सेनल ने दे जस्ट पुट देम टू द स्वॉर्ड। फर्स्ट हाफ थोड़ा क्लोज था, एस्टन विला के पास काउंटर में कुछ चांसेस थे, बट सेकंड हाफ आर्सेनल जस्ट ब्लू देम आउट ऑफ द वाटर। और इसीलिए मुझे लगता है कि आर्सेनल को काफ़ी बार लोग डिस्काउंट करते हैं भाई। जो उनके स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके पीछे आप कह सकते हैं कि भाई बहुत नैरो विंस हो रही थी, 2-1, 1-0, काफ़ी ओन गोल्स पर रिलाई कर रहे थे। बट आप लोग को ये भी तो देखना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस क्या थे। गैब्रियल जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनके, वो बाहर थे। आज सेंटर बैक में वापस आए तो हमने एक नया रिन्यूड थ्रेड देखा। और ये मैंने अपने प्रीव्यू में पहले ही बोला था कि भाई आदमी बोल सकता है कि साका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई इस टीम में है तो वो है गैब्रियल। और आते ही उन्होंने एक अथॉरिटी दिखाई। और जब गैब्रियल आते हैं तो सिर्फ सेट पीसेस पे और अपने डिफेंस पे ही ऐसा नहीं होता है कि आर्सेनल इंप्रूव करता है, उनका अटैकिंग प्ले ओवरऑल इंप्रूव होता है। उसका एक रीज़न ये है कि जब आपके पास सलीबा और गैब्रियल पीछे हैं तो अटैकिंग प्लेयर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। उन्हें ये पता रहता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि भाई अगर वो बॉल लूज भी करेंगे तो दो लोग ऐसे हैं पीछे जो बॉल रिकवर कर लेंगे। राइस नहीं खेल रहे थे तो काफ़ी लोग परेशान थे, बट उस पर भी मुझे इतना डर नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होगा कि शायद आर्सेनल कंट्रोल लूज करे। बल्कि मुझे ये लग रहा था कि आज जो 3 लोग मिडफील्ड में हैं उससे आर्सेनल के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा मिडफील्ड में, क्योंकि बॉल प्लेइंग एबिलिटी तीनों के पास ज़्यादा है। जुबिमेंडी, ओडेगार्ड, मरीनो। लोगों को शायद नहीं याद है कि वो रियल सोसिएडाड में भी साथ में खेले थे। तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर प्लेइंग टुगेदर। और तीनों के पास इतना एक्सपीरियंस है साथ में खेलने का। परहैप्स अगर राइस नहीं होते तो यही तीन जो आर्सेनल की मिडफील्ड होती है वो इन्हीं तीन से बनी होती है, एटलीस्ट इन होम मैचेस। क्योंकि रोटेट बहुत अच्छा करते हैं, एक दूसरे का स्टाइल ऑफ प्ले जानते हैं, तो तीनों ही बहुत ही बेहतरीन बॉल प्लेइंग मिडफील्डर्स हैं। तीनों को मालूम है कौन कब रन ले रहा है। और आज हमने जो जूबी मेंडी का गोल देखा, जिस हिसाब से ओडेगार्ड ने अपनी बॉडी ओपन की और जस्ट ही थ्रेडेड अ पास और वन टाइम फिनिश थे जूबी मेंडी की भी, वो दिखाता है कि भाई बहुत ही एक्सपीरियंस है दोनों को एक साथ खेलने का। सेकेंड हाफ में मैच टर्न कहाँ हुआ, अगर आप देखें सेकेंड हाफ में आर्सेनल ने जस्ट थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया और जूबी मेंडी, ओडेगार्ड, मरीनो। जूबी मेंडी बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है जूबी मेंडी का, वो थोड़ा फॉरवर्ड खेलने लगे। उसकी वजह से बुंडिया को ने इवेंचुअली हटाना पड़ा, रॉजर्स को भी हटाना पड़ा। वो जो ये स्पेस है वॉटकिंस के जस्ट पीछे, अब आप सोचिए आपका डिफेंसिव मिडफील्डर इतनी आगे बार बार रन ले रहा है तो इट रियली हैम्पर्ड। क्योंकि ओनाना टीलेमेंस को बोला गया था कि वो ट्रॉसार्ड, ग्योकरेस, साका पे ध्यान दे। तो अगर आपका जो डिफेंसिव मिडफील्डर है वो इतनी आगे आगे खेलने लगता है तो टीलेमेंस और ओनाना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कवर कौन करे। और इसलिए जुबिमेंडी ऑलमोस्ट टर्न आउट टू बी ए यूनिकॉर्न। मतलब वो आके यहाँ पे कहीं भी रोम कर रहे थे, कहीं भी रोटेट कर रहे थे, तो उनको मैन मार्क करने वाला कोई नहीं था। एंड ये सटल चेंज था जो शायद लोग देखे हो ना देखे हो, जिसने इस गेम को ट्रांसफॉर्म किया। एंड इट इज़ दीज लिटिल थिंग्स जो दिखाता है कि भाई टॉप लेवल में ज़रा सा एक कोई गियर बदलता है, ज़रा सा अपनी पोजीशन बदलता है, उससे टीम को कितना कंट्रोल मिलता है। और डोसाइल पोजीशन से कितना इंसाइसिव पोजीशन हो सकता है जस्ट बाय योर डिफेंसिव मिडफील्डर बीइंग अ लिटिल मोर अटैकिंग व्हेन द चांसेस कम। और इसी चेंजेस की वजह से अगर आपने देखा टीलेमेंस और ओनाना के पास कंट्रोल नहीं रहा। विला जो जनरली काउंटर पे खेलती है उन्हें चांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि गैब्रियल और सालिबा काफ़ी आगे आ जा रहे थे। तो अगर वॉटकिन के पास बॉल आ रही थी या बोंडिया के पास आ रही थी या रॉजर्स के पास आ रही थी, हर आदमी तक क्लोजली मार्क कर रहा था कि भाई उन लोग के पास टाइम नहीं मिल रहा था टू टर्न टू फाइंड द मैन। और इसीलिए आर्सेनल के पास जो कंट्रोल था इट बिकेम एब्सोल्युटली डोमिनेंट एंड ब्रिलियंट विन। और मेरे ख्याल से अगर गैब्रियल और सलीबा की पार्टनरशिप फिट रहती है तो आई थिंक देयर इज नो वन स्टॉपिंग हिम, क्योंकि धीरे धीरे विल सी मोर प्लेयर्स गेटिंग फिट। अभी ग्योकरेस के साथ एक इशू है भाई, जब आर्सेनल डोमिनेट भी कर रही है तब भी वो गोल नहीं मार रहे हैं। और
ही जस्ट लुक्स वेरी क्लंकी, मतलब ऐसा लगता है कि फर्स्ट टच अच्छा नहीं है, टर्न ऑफ पेस नहीं है, तो प्रीमियर लीग में आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो आर्सेनल के लिए गैब्रियल हेजूस ने गोल मारा, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बट आप देखेंगे ये टीम विल गो टू अ डिफरेंट लेवल जब हैवर्ट्स वापस आते हैं। हैवर्ट्स को लोग डिस्काउंट करते हैं कि भाई इतने प्रोलिफिक तो नहीं है जितने आर्सेनल प्लेयर्स बोलते हैं, जितने आर्सेनल की मीडिया बोलती है, बट हैवर्ट्स के साथ ये ज़रूर है कि टेक्निकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड समटाइम्स पीपल फॉरगेट कि भाई जब वो चेल्सी आए थे शाल्का से, तो ही वॉज 100 मिलियन प्लेयर। मतलब लोग रेट कर रहे थे, रेटेड हिम एज परहैप्स द बेस्ट यंग टैलेंट इन यूरोप। तो इतना बड़ा टैलेंट है वो। चेल्सी में भले ही आप कह सकते हैं इतना अच्छा टाइम नहीं गया, बट टेक्निकल एबिलिटी पे आप नहीं बोल सकते। इनफैक्ट इस साल जब वेयर्ट्स आए, उससे ज़्यादा उम्मीदें हैवर्ट्स से थी। और हैवर्ट्स ने आर्सेनल के लिए जब भी खेला है एज अ सेंटर फॉरवर्ड, दिखाया है भाई कि हैज़ द एबिलिटी टू प्ले विद द बैक टू गोल। 6 फुट 4 इंच के हैं, भले ही स्लीक हैं, बट काफ़ी उन्होंने अपना सेंटर फॉरवर्ड प्ले इंप्रूव किया। और अब तो जर्मनी भी उन्हें एज अ फॉल्स नाइन खिलाती है जब भी वो फिट होते हैं। सो इट शोज़ की इज इम्प्रूवमेंट। जो लोग कैजुअल व्यूअर हैं वो कह सकते हैं कि ऐसा भी क्या है, बट आप देखेंगे अगर हैवर्ट्स आ जाते हैं इस टीम में, गैब्रियल सलीबा फिट रहते हैं, तो इस टीम को हराना बहुत ही मुश्किल है। और अब सिटी का सनडरलैंड से मैच है, अगर वो हारती है तो आर्सेनल की लीड बढ़ जाएगी। सनडरलैंड पे है, सनडरलैंड जो होम पे मैच हारती नहीं है जल्दी, तो मेरे ख्याल से सिटी ड्रॉप कर सकती है पॉइंट। सो इट वॉज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट वीकेंड, ब्रिलियंट ओवरऑल गेम मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा खेला। और सबके मतलब आज मैं मीडिया में भी देख रहा था, जो पोस्ट मैच एनालिसिस हो रहा था, जिमी फ्लॉयड हैसलबैंक का मुंह बना हुआ था, बता रहा है कि ये तो मैं रोज़ एक्सपेक्ट करता हूँ आर्सेनल से, एवरी डे दे शुड बी प्लेइंग सो अटैकिंग। भाई आर्सेनल का होम मैच था, ऑब्वियसली यहाँ पे तो अटैकिंग खेलेंगे। अब आप बोलें कि भाई हर जगह बाहर जाके भी अटैकिंग खेलें, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। उसमें आप अवे फ्रॉम होम, आजकल प्रीमियर लीग में आप ऐसी टीम्स नहीं बची हैं कि आप सबको जाके यू आर ब्लोइंग एवरी वन आउट ऑफ वाटर। थोड़ा तो कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए आर्सेनल कितनी ज़्यादा इंजरी से गुजर रहा था। उसमें उन्होंने जितने पॉइंट्स लिए, दैट वाज रियली कमेंडेबल। एंड अब ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स आई थिंक आर्सेनल ने दिखाया आज क्यों ये टाइटल फेवरेट्स हैं। एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे लिफ्ट द टाइटल एट द एंड ऑफ द सीजन। कम ऑन योर गनर्स, दिस इज आवर सीजन। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।